Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी बिहार से है, बिहार के गोपालगंज जिले से। यहां रहने वाली एक लड़की की शादी एक लड़के से हुई और साल था 2009। घर वालों ने ही आपसी रजामंदी से शादी की, यानी अरेंज्ड मैरिज था। और शादी के बाद पति पत्नी में बहुत छनने लगी, गाढ़ी निभने लगी और गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा गुजरने लगा। सब कुछ अच्छा चलता रहा। धीरे धीरे कई साल गुजर गए, लेकिन कई बार रिश्तों में तल्खी आते आते शायद देर हो जाती है और बहुत देर हो जाती है। ये मामला कुछ ऐसा ही था। 2009 में शादी हुई और रिश्तों में तल्खी आई जाकर 2016 में। जो लड़की है उसका नाम है लता कुमारी। शादी से पहले लता कुमारी थी, शादी के बाद लता देवी हो गई। और उसने फिर अपने पति के खिलाफ, जिसका नाम सुनील कुमार चौहान है, और ससुराल वालों के खिलाफ 2016 में जाकर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया, यानी डाउरी एट्रोसिटी का केस और डोमेस्टिक वायलेंस का केस रजिस्टर कराया। अब जब रजिस्टर कराया तो जाहिर है मामला पुलिस के पास था, फिर कोर्ट में भी पहुंचा। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद अब दो ही रास्ते थे, या तो पति को गिरफ्तार करके कोर्ट फौरन जेल भेजती और तलाक वगैरह की मांग अगर होती तो उस मांग पर अमल किया जाता, तलाक दिलवाने की कोशिश होती। लेकिन आमतौर पर जो हमारी अदालतें हैं और जो हमारा लीगल सिस्टम है वो भी ये चाहता है कि किसी का बसा बसाया घर न उजड़े। अगर कहीं किसी मुकाम पर, किसी मोड़ पर पति या पत्नी किसी से भी गलती हुई है तो उनको एक दूसरा मौका दिया जाए, चांस दिया जाए। और कई बार ये चांस का मामला बड़ा लंबा भी खिंच जाता है। ऐसा भी मैंने देखा है एज अ रिपोर्टर। बहुत सारे केस स्टडीज़ ऐसे मैंने गौर किए हैं। तो खैर, इस मामले में हुआ ये कि कोर्ट ने साल 2021 में लता देवी से ये कहा कि तुम अपने पति सुनील को एक और मौका दो। तुमने गुस्से में आकर दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करा दिया, कार्रवाई भी हो रही है उसके, तुम्हारे ससुराल वालों पर भी हो रही है, पति भी तुम्हारा जो है वो अंडर स्कैनर है, रडार पर है। तो एक मौका दो और हो सकता है कि उनकी सोच, उनका नज़रिया बदले। इस तरह से मामला कोर्ट में आ चुका है इसके बाद, और हो सकता है कि फिर से नई जो खुशहाली थी तुम्हारे घर में वो वापस आ जाए। तो लता क्या करती? अब कोर्ट के माननीय न्यायाधीश कह रहे थे तो लता को बात माननी पड़ी। और लता जो है उसी अदालत के आदेश के मुताबिक या अदालत के सुझाव के मुताबिक फिर से अपने ससुराल वापस चली आई। कुछ दिनों तक तो सब कुछ शांत रहा, लेकिन ससुराल वापस आने के बाद फिर से पति पत्नी में झगड़े की शुरुआत हो गई। और एक तरफ पत्नी यानी लता अकेली और दूसरी तरफ पति और बाकी ससुराल के सारे लोग। अब ऐसी लड़ाई, ऐसे झगड़े में आखिर कौन भारी पड़ता, आप समझ सकते हैं। तो पति और ससुराल के लोग भारी पड़े। और एक रोज़ हुआ कुछ ऐसा कि लता की ससुराल वालों ने मारपीट करके हत्या ही कर दी। और न सिर्फ हत्या कर दी, बल्कि हत्या करने के बाद उसके शव को भी गायब कर दिया। और ये अपने आप में बहुत गंभीर, बहुत संगीन बात थी। अदालत के आदेश पर, अदालत के समझाने बुझाने पर लता अपने ससुराल वापस लौटी थी और उसकी हत्या हो गई। अब जो लता का भाई है चंद्रभूषण, उसने फौरन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। तारीख थी 25 जुलाई 2021। चंद्रभूषण ने पुलिस में जो तहरीर दी, जो शिकायत दी, उसमें उसने बताया कि अदालत के आदेश पर दहेज के लिए सताए जाने के बावजूद मेरी बहन जो है ससुराल लौटी थी, लेकिन ससुराल वाले बड़े जालिम निकले। उन्होंने न सिर्फ मेरी बहन की मारपीट करके हत्या कर दी, बल्कि उसकी लाश भी गायब कर दी है। और पिछले कई दिनों से हम अपनी बहन को ट्रेस करने की, उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके घर वाले जो है, ससुराल वाले, कोई पॉजिटिव आंसर नहीं दे रहे। अब जब ये बात पुलिस को पता चली, पुलिस ने एफआईआर लिखी और फिर ससुराल वालों पर फिर से शिकंजा कस दिया। ससुराल वालों से जब पूछताछ हुई तो उन्होंने ये कहा कि पति पत्नी के बीच विवाद तो फिर से हुआ ज़रूर था, लेकिन हत्या करना और लाश छिपा देना ऐसा कुछ भी नहीं है। मारपीट भी हुई थी और उसके बाद लता खुद ही अपनी मर्ज़ी से कहीं चली गई। अब घर वाले ये बात कह तो रहे थे, लेकिन
लता के कहीं चले जाने की बात पर कौन यकीन करता? अगर कोई सबूत वो पेश नहीं कर पाए तो फिर उन पर कौन यकीन करेगा, क्योंकि पहले ही उनके खिलाफ दहेज के लिए सताए जाने का एक मुकदमा दर्ज था। तो अब जब ये कत्ल का और लाश गायब करने का मुकदमा दर्ज हुआ तो पुलिस ने फिर कार्रवाई की और कार्रवाई करके उसके पति सुनील कुमार चौहान को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज दिया। इस बीच जो सुनील के घर वाले थे उनमें से कई लोग पुलिस की कार्रवाई का शिकार हो रहे थे, कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले रखा था, लेकिन जो भी नाते रिश्तेदार थे और जो मान लीजिए इस कंप्लेंट से बाहर थे, वो लोग पुलिस पर ये दबाव बना रहे थे कि आप तफ्तीश कीजिए, पता कीजिए, हमने जो है या हमारे रिश्तेदारों ने बहू का कत्ल नहीं किया है, लता की हत्या नहीं हुई है, वो खुद कहीं अपनी मर्जी से चली गई है और ये सब कुछ पति को और ससुराल वालों को फंसाने के लिए हुआ है। तो पुलिस जो है वो साल 2021 को ही उसने पति को गिरफ्तार करके जेल तो भेज दिया था और तब से लेकर अब तक 2024 तक पुलिस इस मामले की लगातार छानबीन कर रही थी, तफ्तीश कर रही थी, लेकिन लता के जिंदा होने का एक भी एविडेंस पुलिस इन पिछले 3 सालों में कुछ भी कलेक्ट नहीं कर पाई। हालांकि उसका कत्ल हो जाने का कोई प्रमाण भी पुलिस को नहीं मिला। अगर मान लीजिए कत्ल कर भी दिया था और लाश कहीं फेंक भी दी थी, ठिकाने भी लगा दी थी, तो कोई खून का एक कतरा कत्ल में इस्तेमाल किया गया, कोई हथियार, जो महिला थी कत्ल के समय उसने जो कपड़े पहन रखे थे वो कपड़े, या उसकी लाश सड़ी गली हालत में ही सही, हड्डियां ही सही, डीएनए जांच से कुछ पता चलता, तो लाश भी नहीं मिला, कोई ऐसा मोर्टल रिमेन भी पुलिस को नहीं मिला, अवशेष जिसे कहते हैं मृत्यु के बाद के, और कोई ऐसा एविडेंस भी नहीं मिला जिससे ये पता चलता कि लता कहीं चली गई है। तो ये मामला गुजरते वक्त के साथ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था, लेकिन 2021 से ही लता का पति सुनील कुमार चौहान जेल में बंद था। इस बीच पुलिस ने नए सिरे से इस मामले को एक बार एक्सप्लोर करने का फैसला किया और पुलिस ने यह तय किया कि वो अब लता के घर वालों के इर्द गिर्द थोड़ी अपनी तफ्तीश केंद्रित करेगी, फोकस करेगी। और इसी क्रम में पुलिस ने लता के घर वालों से भी पूछताछ की और साथ ही लता के घर वालों के पास जो अलग अलग मोबाइल नंबर है उन मोबाइल नंबर्स पर बड़ी खुफिया तरीके से निगरानी शुरू की, उनके सीडीआर निकलवाए और उसकी जांच शुरू की। मेन आदमी उस परिवार का जाहिर है लता का भाई चंद्रभूषण ही था जिसने थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी। पुलिस ने उसका भी मोबाइल नंबर निकलवाया और मोबाइल नंबर का सीडीआर निकलवाया और उसके बाद पूरे सीडीआर की पुलिस ने बड़ी बारीकी से स्कैनिंग की। अभी हम जुलाई के महीने में हैं, पुलिस ने जब स्कैनिंग की लगातार एक एक नंबर चेक करती रही कि ये नंबर किसका है, किससे बात होती है उसकी, कितनी देर बात होती है। इस कोशिश में पुलिस को ऑब्वियसली बहुत सारी जानकारी मिली, डिटेल मिले और ये बहुत टफ टास्क था। लेकिन पुलिस ने देखा कि जनवरी के महीने में चंद्रभूषण की उत्तर प्रदेश के बलिया में किसी से बात हुई थी। अब चंद्रभूषण को जब ये सीडीआर निकाल लिया गया और उत्तर प्रदेश के उस पर्टिकुलर नंबर के बारे में जब पुलिस को पता चला तो पुलिस ने सोचा कि क्यों नहीं एक बार इस नंबर के बारे में और जानकारी जुटाई जाए और चंद्रभूषण से ही पूछताछ की जाए। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग दैट नंबर, चंद्रभूषण से ही पूछताछ की जाए। तो चंद्रभूषण को जब पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उसने सीडीआर में जितने नंबर थे तकरीबन सारे नंबरों के बारे में जानकारी दी। कुछ नंबर उसे याद नहीं थे तो उसने उस पर फ़ोन लगाया, फिर उसको याद आ गया कि अच्छा उस दिन मैंने गाड़ी वाले को फ़ोन किया था या उस दिन मैंने कोई टैक्सी ड्राइवर से बात की थी। तो इस तरह से बहुत सारे नंबर सबकी स्कैनिंग करके एक एक नंबर को वेरीफाई पुलिस करती रही। चंद्रभूषण भी पुलिस का साथ देता रहा। लेकिन वो जो पर्टिकुलर नंबर था जिस पर जनवरी महीने में बात हुई थी, जब उस नंबर के बारे में पुलिस ने चंद्रभूषण से पूछताछ की तो वो बगले झांकने लगा। अब पुलिस को लगा कि कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर है। पुलिस ने चंद्रभूषण से अब सख्ती की और उस नंबर के बारे में और माइन्यूट और ज़्यादा जिसे कहते हैं ना सस्टेन्ड तरीके से पुलिस ने उसे इंटरोगेट किया, गहन पूछताछ की। तो आखिरकार वो टूट गया और उसने बताया कि ये नंबर उसकी बहन लता का है। जी हाँ, उस लता का जिसके कत्ल के इल्ज़ाम में उसका पति सुनील चौहान पिछले 3 सालों से जेल में बंद है। अब पुलिस ने इससे पूछा कि अगर ये तुम्हारी बहन का नंबर है तो तुमने एफआईआर कैसे दर्ज करा दिया, और चलो अगर तुमने एफआईआर दर्ज करा भी दिया इस धोखे में कि तुम्हारी बहन की हत्या हो चुकी है और बाद में तुमको पता चला कि तुम्हारी बहन जिंदा है, जीवित है, तो तुमने फिर थाने में आकर या कोर्ट में जाकर ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी बहन जीवित है?
तो चंद्रभूषण के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। असल में चंद्रभूषण अपने बहनोई और अपनी बहन के ससुराल वालों से बहुत ज़्यादा नाराज़ था और उसे लगता था कि बहन की ज़िंदगी ख़राब करने में इन लोगों का रोल है, तो उन्हें सज़ा मिलनी ही चाहिए और उसकी बहन कहीं भी है, वो जहाँ भी है वहाँ खुश रहे और उसके बारे में दुनिया में किसी को न तो अब तक पता है और न आगे कभी पता चलेगा। ये उसकी सोच थी, समझ लीजिए ये उसकी साजिश थी। अब पुलिस को सच पता चल चुका था। चंद्रभूषण के बताने पर, उसकी निशानदेही पर पुलिस अब पहुंची गोपालगंज से उत्तर प्रदेश के बलिया, और बलिया पहुंचकर वहां एक गांव से पुलिस ने लता देवी को बरामद कर लिया। लता देवी की दूसरी शादी हो चुकी थी पहले पति सुनील चौहान के रहने के बावजूद, और इस दूसरी शादी से उसे अब एक बेटी भी है। पुलिस ने लता को अब बरामद किया। एक छोटी सी बेटी है, वो भी लता के साथ गोपालगंज आई, और जब उससे पूछताछ हुई तो उसने एक और कहानी सुनाई। उसने ये बताया कि कोर्ट के आदेश पर जब वो समझौते के तहत अपने ससुराल वापस आई, तो ससुराल वापस आने के बाद उसके साथ फिर से उसके पति ने, सुनील चौहान ने, बहुत बुरी तरह से मारपीट की और उसे मारपीट करके मरा हुआ समझकर घर से बाहर किसी सुनसान जगह पर फेंक दिया था। बाद में जब उसे होश आया तो वो वहाँ से उठी और किसी तरह उसने खुद को संभाला और वहाँ से निकल गई। फिर वो ट्रैवल करती रही और रास्ते में एक बस ड्राइवर से उसकी मुलाकात हो गई, जिस ड्राइवर ने उसे पनाह दी, शरण दिया, और फिर इसी ड्राइवर के साथ उसने शादी कर ली। तब से लेकर अब तक वो ड्राइवर ही उसका पति है। 2 महीने मतलब 2 साल 9 महीने यानी तकरीबन 3 साल का वक्त हो चुका है, और उसी दूसरे पति से यानी ड्राइवर से उसे एक बेटी भी है। ये बात लता ने अब पुलिस को बताई है। तो कुल मिलाकर एक ऐसी महिला जिसके कत्ल के इल्ज़ाम में उसका पति पिछले 3 सालों से जेल में है, वो जीवित है, उसे बिहार पुलिस ने बरामद कर लिया है। और अब पुलिस ये सोच रही है, लीगल सजेशन भी शायद पुलिस ले गोपालगंज की, कि इस मामले में किसे किसे दोषी माना जाए और किसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। संजीव जो पति है, उस पर कत्ल का इल्ज़ाम था, लेकिन कत्ल उसने किया नहीं। ऑलरेडी 3 साल वो जेल की सलाखों के पीछे गुजार चुका है। तो क्या उसे अब बेकसूर मानते हुए उसे वहाँ से रिहाई मिल सकती है? अदालत इस पर क्या फैसला करेगी, ये एक देखने वाली बात होगी। पुलिस उसके खिलाफ अदालत को जो रिपोर्ट सौंपेगी, वो उस रिपोर्ट का मजमून क्या होगा? क्या पुलिस अभी भी संजीव को दोषी मानेगी या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। लता देवी जो जानबूझकर अपनी डेथ फेक करती रही, यानी अपनी मौत का झूठा ड्रामा करती रही, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? क्या उसके खिलाफ कोई केस दर्ज होगा या पुलिस उसे यूं ही जाने देगी? और चंद्रभूषण जो लता का भाई है, जिसने सब कुछ जानते हुए पूरे होशो हवास में अपने बहनोई और पूरे उसके घर वालों को कानून के दायरे में ला दिया और बहनोई को 3 साल जेल की सज़ा करवा दी उस जुर्म में जो जुर्म उसने किया ही नहीं था, कत्ल का और लाश छुपाने का, तो उस मामले में क्या चंद्रभूषण पर कार्रवाई होगी? तो ये सब बड़े नाजुक मसले हैं और देखा जाए तो इस मामले में सभी का कुछ ना कुछ दोष या गुनाह ज़रूर है। जो पति है उसका गुनाह तो ये है कि अगर उसने मारपीट की, अभी इस मामले को भी वेरीफाई किया जाएगा, अगर उसने मारपीट की और मरा हुआ समझकर अपनी पत्नी को कहीं पर फेंक दिया, छोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है ये भी कत्ल की कोशिश का एक मामला है और उसके खिलाफ मुकदमा होना ही चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। अपने मौत की बात दुनिया से छुपाना, जानबूझकर कानून को अंधेरे में रखना और उल्टा मौत के जुर्म में अपने पति और घर वालों को जेल भिजवा देना, ये भी एक जुर्म है। तो इस हिसाब से लता देवी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी काम में जिस तरह से चंद्रभूषण ने अपनी बहन का साथ दिया, तो चंद्रभूषण और इस मामले में जिन भी लोगों ने झूठी गवाही दी, सबके खिलाफ मेरे हिसाब से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई लॉ को मिसयूज़ करने के बारे में, उसका दुरुपयोग करने के बारे में ना सोचे। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप लोग इस पूरी कहानी को सुनकर क्या सोचते हैं, आपका नज़रिया क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो प्रीवियस स्टोरी हमने आप लोगों को सुनाई थी, उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से एक ट्रिपल मर्डर के मामले में एक कागज़ के टुकड़े पर लिखे हुए मोबाइल नंबर से मर्डर का एक केस सॉल्व हो गया। और ख़ास बात यह है कि वो मोबाइल नंबर कातिल का नहीं था। लेकिन आखिर कैसे पुलिस ने इस केस को सुलझाया, कहाँ का है वो मामला, अगर आप सुनना जानना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर आप उस कहानी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, सुन सकते हैं। कुछ कमेंट्स आइए पढ़ता हूँ उस कहानी से जुड़ी हुई।
एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने नाम तो नहीं लिखा है लेकिन उन्होंने लिखा है कि सर आपकी आवाज़ कान में सुकून देती है, इसलिए कहानी सुनने में बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। अंसारी हुज़ैफ़ा हमारी रेगुलर लिसनर हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत। वो लिखती हैं लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम महाराष्ट्र सर, 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है, ऐसा उन्होंने लिखा है। बिल्कुल इनकी बात सही है। और इसके अलावा कुणाल शास्त्री का कमेंट है, बहुत शानदार प्रस्तुति सुप्रतिम सर, इन्होंने लिखा है, और पुलिस का इन्वेस्टिगेशन भी बेहतरीन। थैंक यू वेरी मच। रेखा भट्ट, इन्होंने गुड वॉइस सुप्रतिम, जय हिंद जय भारत लिखा है। थैंक यू वेरी मच। सुरेंद्र बिश्नोई, इन्होंने कहा है कि कभी भी किसी पर आंख मूंद कर यकीन नहीं करना चाहिए, और इन्होंने लिखा है कि ये बात जो मैं कहता हूँ वो वाकई सही है और सच है। उद्रेश बिंद ने भी हौसला अफजाई की है, थैंक यू वेरी मच। स्टार सीसी के नाम से एक आईडी है, इन्होंने भी कहा है कि कहानी जो है मैं दिन में ही सुना दिया करूं, कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ, ये जो मैं ये जो पेशकश लेकर आता हूं ये ऑब्वियसली दिन के 1:30-2 बजे अपलोड हो जाता है क्राइम तक पर, तो मेरे हिसाब से वो दिन का ही वक्त है और दिन के वक्त ही स्टोरी आया भी करेगी। स्वाति पंडित ने भी कमेंट किया है, स्वागत है आपका बहुत बहुत। दीपक हीरा हमारे रेगुलर लिसनर हैं। ठाकुर केशव, मधुर मिश्रा ने भी कमेंट किया है, स्वागत आपका मधुर मिश्रा जी। सर आपकी स्टोरी बताने का तरीका अच्छा है, एक हमारे दर्शक उन्होंने लिखा है, उन्होंने नाम नहीं लिखा है। स्वीट प्रीत का कमेंट है और इन्होंने लिखा है कि आशा करती हूँ कि आप और आपका परिवार कुशलतापूर्वक होंगे। कोई कितना भी अच्छा हो, किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसा स्वीट प्रीत लिखती हैं। सुषमा स्वराज पढ़ दे रहा था भूलवश। एनीवे, सुषमा शर्मा जी का कमेंट है और इन्होंने लिखा है कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल, हम सारे लोग पूरी उम्र एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा। विजेंद्र सिंह जी का भी कमेंट है, परूप श्रेष्ठा जी ने कमेंट किया है, और हमारे एक और दर्शक हैं, रेगुलर लिसनर हैं, जगदीश के चांडेगढ़ा जूनागढ़ से हैं, ये रेगुलर कमेंट भी करते हैं, बहुत स्वागत आपका। विजय हांसदा का भी कमेंट है। जय भारत के नाम से एक आईडी है और इन्होंने स्माइली भी भेजी है। रौनक चौहान, एल के फैशन, नमस्कार सुप्रतिम भाई, ये सब कहते हुए उन्होंने एक बड़ा सा कमेंट लिखा। उन्होंने लिखा है कि मैं दीपमाला, माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़, लड़के को उन महिलाओं को हमेशा हेल्प के लिए तत्पर रहता तो उसको ये महिलाएं भी उसे दिल से प्यार देती और ये लोग भी उसे हमेशा हेल्प करते फाइनेंशियली, क्योंकि आज के ज़माने में पैसा तो है बट हेल्प करने वाले कम ही मिलते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। इनका कमेंट और लंबा है तो जाहिर है पूरा कमेंट तो यहाँ नहीं पढ़ सकता, लेकिन ये दीपमाला जी मैं एश्योर करता हूँ कि पूरा कमेंट मैं पर्सनली ज़रूर पढ़ूंगा। वर्जीनिया जी ने भी कमेंट किया है, वर्जीनिया डिसूजा ने, बहुत स्वागत आपका। वासीमा का कमेंट है और हितेश पाड का भी कमेंट है, और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है। फिर किसी कहानी, किसी नए वाक़े के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।